छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयास उल्लेखनीय और प्रभावी रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 में राज्य सरकार के गठन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए मजबूत समर्थन दिया। विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र से मिली तकनीकी बल और प्रशासनिक सहायता ने राज्य की रणनीतियों को गति दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद जैसी चुनौती के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्प और कार्यान्वयन की क्षमता दोनों आवश्यक हैं और सरकार इन दोनों में सक्षम साबित हो रही है। केंद्र की सरकार का अद्भुत सहयोग इसमें छत्तीसगढ़ को मिला है। माननीय अमित शाह जी ने जनवरी 2024 में जब सरकार छत्तीसगढ़ की बनी उसके बाद आकर के जो रणनीति, जो रोड मैप तैयार किया, उस पर चलते हुए और उस पर बहुत सारा असिस्टेंस, हमको सारे ही टेक्निकल असिस्टेंस कह लें और फोर्सेस के असिस्टेंस, आर्म्स एम्युनिशंस के असिस्टेंस, वो सब कुछ दे करके बस्तर से नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए, सशस्त्र नक्सलिज्म को निर्धारित समय में समाप्त करने के लिए, मतलब एक संकल्प को लेने के लिए साहस की ज़रूरत होती है और संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। ये दोनों ही केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने कर दिखाया है। माननीय अमित शाह जी ने कर दिखाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश इसमें होता है और सब कुछ मिलाकर आप कहें तो ऐसे 5 दशकों से जो परेशानी बनी हुई थी वो देखते ही देखते 2 वर्षों में समापन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईएमसी कार्यक्रम अब केवल मोबाइल या दूर संचार क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कुछ ही वर्षों में ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता भारत की तकनीक प्रेमी मानसिकता और युवाओं की नवोन्मेषी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि देश के स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों ने इस प्रगति को नई गति दी है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार देश की प्रतिभा, क्षमता और तकनीकी आकांक्षाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, जिससे भारत डिजिटल नवाचार में अग्रणी बन रहा है। फ्रेंड्स, आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य और देश भर में हर कोई जानता है कि आजम खान कितने बड़े और प्रमुख नेता हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान 23 सितंबर को रिहा हुए थे, लेकिन तब से अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात तक नहीं की है। अनिल राजभर ने इसे सपा नेतृत्व की उदासीनता का उदाहरण बताते हुए सवाल उठाया कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के सम्मान और संवाद को क्यों नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने इसे विपक्ष की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल चिन्ह बताया। देखिए, एक तो उनके पार्टी का आपसी मामला है, उसमें हम लोगों को बहुत टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। समाजवादी पार्टी भी हमेशा से कहती रही है, आप पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी कितने बड़े नेता हैं भाई। लेकिन 23 नवंबर को पिछले 23 तारीख को वो छूटे, सितंबर को, और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिलने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे नहीं मिलना चाहते थे इतना दिन कि आजम खान ने मना कर दिया कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, और फिर मैनेजर लोग लगे होंगे, गिले शिकवे दूर कराया गया होगा, कुछ बात रही होगी, तो आज मुलाकात मैं सुन रहा हूं कि होने जा रही है। हम लोग की शुभकामनाएं, उनकी पार्टी के आपस का मामला है, उस पर हम लोगों को क्या कहना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा
कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर स्पष्टता है और नीतीश कुमार गठबंधन का चेहरा घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे का विवरण जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने भले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया हो, लेकिन महागठबंधन अब तक अपने नेतृत्व पर सहमति नहीं बना पाया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में अभी भी विचार विमर्श चल रहा है, जबकि एनडीए ने अपने नेतृत्व और दिशा दोनों तय कर लिए हैं। अभी घोषणा हुआ है एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं हैं। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है, घोषणा सारी चीजों का। पूर्वोत्तर और उससे आगे के प्राकृतिक रेशेनवाचार और आजीविका विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों से आए बुनकर अपनी अनूठी परंपराओं और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये बुनकर कमल, अनानास और अन्य स्थानीय घासों जैसे प्राकृतिक रेशों से सुंदर वस्त्र तैयार करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये पहल न केवल पारंपरिक कारीगरी को प्रोत्साहित करती है, बल्कि ग्रामीण आजीविका और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी सशक्त बनाती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन अलग अलग प्रांतों के आज यहाँ आए हैं, जो वीवर्स है, बुनाई का काम करते हैं अलग अलग, और ये भी अलग अलग तरह के जो फाइबर्स हैं, लोटस का फाइबर हो, पाइन एप्पल का फाइबर हो, अलग अलग तरह की घास है जो पानी में होती है उसमें से निकाल के उसके फाइबर निकाल के, या लोकल जो ग्रो करते हैं कॉटन, लोकल कपास को तकली से काट के और फिर हाथों से बुनाई करके अलग अलग चीजें, चादर, मेखला और साड़ी जैसी चीजें अलग अलग बना रहे हैं। ये सचमुच में अद्भुत है। मैं इनकी कला को प्रणाम करता हूं, इन परंपरागत कारीगरों को, और आज की जरूरत के हिसाब से कैसे स्किल किया जाए, बेहतर फाइबर कैसे मिले, केवल हाथों से काम ना करना पड़े, मैकेनाइजेशन हो। इसके लिए आईसीआर की टीम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सब मिलकर काम करेंगे ताकि हम इनकी कला को और निखार भी सकें, बेहतर बाजार भी उपलब्ध हो और क्वालिटी को और बेहतर कर सकें। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के सरलीकृत मतदाता पहचान पत्र कोई बड़ा मुद्दा नहीं है वाले बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सरलीकृत मतदाता पहचान पत्र पर उठाए गए अतार्किक सवालों को अब उनके ही दल के नेताओं ने खारिज कर दिया है। पूनावाला ने बताया कि बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने हालिया मतदाता अधिकार यात्रा को भी अनुचित बताया है। उन्होंने तंज कसा कि राहुल गांधी की राजनीति में गंभीरता की कमी स्पष्ट है और अब उनके अपने सहयोगी भी उन्हें महत्व नहीं दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी द्वारा उठाए गए बिना एसआईआर मतलब बिना सिर पैर की बातों को रिजेक्ट करने का काम अब कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं, और इसीलिए कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के विषयों को रिजेक्ट करते हैं, कभी कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी को पब्लिकली स्नब करते हैं, और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार में जिन्होंने एक पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वो कह रहे कि ये वोटर अधिकार यात्रा का कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं है। और दरअसल बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई स्टे नहीं लगाया, उल्टा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीएलए जो उनके जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, उन्होंने एक भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई, और कांग्रेस ने तो लगभग 90 लाख नाम काटने का आवेदन दिया।
तो एक तरफ तो वो कह रहे थे कि एसआईआर गलत हो रहा है, क्यों 45 लाख 50 लाख वोट काटे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ही 90 लाख वोट काटने की पेशकश कर रहे थे। इसीलिए राहुल गांधी की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को बहिष्कृत मतदाताओं का विवरण देने के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग से सवाल न पूछना लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी चुनाव प्रक्रिया में गलतियां या कमियां सामने आएंगी, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सवाल जरूर उठाएगा। मनोज कुमार ने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है और चुनाव आयोग को भी जनता और न्यायपालिका के सामने स्पष्ट और ईमानदार जवाब देने चाहिए ताकि लोकतंत्र की साख कायम रहे। ये बड़ा मुद्दा था जनता के लिए। जनता को न्याय दिलाने के लिए हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आगे निकला, जिस प्रकार से लोगों का आवाज बना, जिस प्रकार से आपने देखा कि जो जिंदा है वो उसको मुर्दा कर दिया गया था, तो बहुत सारा चीजों में सुधार हुआ। लेकिन अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं कि मुजफ्फरपुर में आज भी हिंदू घर में मुस्लिम वोटर निकल रहे हैं। ये कब ठीक होगा? इन सारे चीजों को ठीक करने के लिए देखिए, जब सवाल अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं किया जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछना चाहिए, तो ये गलत है लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा ये बताइए कि अब हिंदू घर में जो मुस्लिम वोटर निकल रहे हैं, ये सवाल हम कहां पूछेंगे? इलेक्शन कमीशन से ही ना पूछेंगे। और हम जवाब कहां मिलेगा? आपके पास जवाब नहीं है ना, हमारे पास जवाब नहीं है ना, ये जनता के पास जवाब नहीं है ना, ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा। तो इलेक्शन कमीशन से हमारा सवाल सीधा है कि मुजफ्फरपुर में जो हुआ है उसको कब सुधार करिएगा? अब तो आप फाइनल लिस्ट दे दिए, फाइनल एसआईआर का लिस्ट दे दिए। तो जब जब गलती होगा, जब जब मिस्टेक होगा, जब जब ऐसे बात आएंगे, तब हम लोग सवाल पूछेंगे। अगर इसके लिए आपको लग रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, तो ऐसी गलती को 1000 बार, 1 करोड़ बार आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी करने के लिए तैयार हैं। और हम उनका सिपाही होने के नाते लोगों को न्याय दिलाने के लिए अगर गलती है तो ये काम हम करते रहेंगे। जदयू नेता नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को बहिष्कृत मतदाताओं का विवरण देने के निर्देश पर कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सरलीकृत मतदाता पहचान पत्र का राजनीतिकरण किया गया, जिससे संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता को सही जानकारी मिलना जरूरी है, लेकिन समाज में गलत सूचना फैलाने वालों से कठोर सवाल पूछे जाने चाहिए। नीरज कुमार ने जोर देकर कहा कि तथ्य और कानून के आधार पर चर्चा होनी चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान बना रहे। देखिए, एसआईआर का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। सर्वोच्च न्यायालय के विचारण के दौरान ही इसको राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बना दिया गया, जो एक संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की रणनीति थी। अब इस संबंध में जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होगा, चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि वैसे लोगों से सवाल पूछना चाहिए जो यह समाज में कुप्रचार कर रहे थे, इंडी गठबंधन के घटक दल, कि दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के वोट की हकमारी हो रही है। तो अनुमानित 25 लाख जो मतदाता जुड़े, तो समाज में बहुसंख्यक आबादी तो इन्हीं की है, जो दलित है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है। तो आप कैसे ये कह रहे थे? जो नया वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है, तो ये बिल्कुल ही बेतुके तौर पर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की रणनीति थी। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की बढ़ती मौतों पर कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार इन बीमार बच्चों को बेहतर अस्पतालों में इलाज के लिए क्यों नहीं भेज रही है और केवल औपचारिक कार्यवाही तक सीमित क्यों है। सिंघार ने बताया कि हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मासूमों की जानें जा रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा एवं चिकित्सा सहायता दी जाए। सरकार क्यों अच्छे अस्पतालों में उन बच्चों को ट्रांसफर नहीं करना चाहती? सरकार क्यों सिर्फ औपचारिकता निभाना चाहती? मुख्यमंत्री जी बोलते पुरानी बात हो गई, किसी पत्रकार ने कोई पूछा तो कल टिप्पणी जो जानकारी में आई, रोज घटनाएं हो रही है, रोज बच्चों की मृत्यु हो रही है। मुख्यमंत्री जी आप कब तक इंतजार करेंगे? क्या प्रदेश के में बच्चों को जो दवाई के कारण मृत्यु हो रही है, तो क्या गांव के अंदर आप कब्रिस्तान बनाने का इंतजार करोगे? प्रकार से वेंटिलेटर पे बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि मृत्यु दर बढ़ेगी, लेकिन सरकार को तत्काल इस पर निर्णय करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। उन्हें अच्छे से अच्छे और अस्पताल, अच्छे से डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। आज आप भी परासिया जा रहे हैं,
स्वाभाविक है। अब कल आपके साथ मैं दिल्ली था, दिल्ली राष्ट्रीय मुद्दा था, कई हमारे CLP राजस्थान के भी थे और निश्चित तौर से जिस प्रकार से रोज घटना घट रही है, कल भी मृत्यु हुई है, तो मैं समझता हूं कि ये एक गंभीर पहलू है और इस पे मैं चाहता हूं कि उन परिवार के प्रति मैं सांत्वना व्यक्त करूं, उनको मैं क्या ताकत दे सकता हूं, सरकार से क्या संवाद करा सकता हूं। उत्तर बंगाल में भाजपा नेताओं पर हुए हमले को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने सफाई देते हुए कहा कि इस घटना से तृणमूल कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए कि जनता उनके सांसदों और विधायकों से असंतुष्ट क्यों है। कुणाल घोष ने यह भी कहा कि सिलीगुड़ी में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों से होना चाहिए कि टकराव या हमलों के माध्यम से। देखिए, नॉर्थ बंगाल में जो हुआ उसके साथ तृणमूल का कोई संपर्क नहीं है। भाजपा को ये एनालाइज करना पड़ेगा क्यों उसका MP MLA उसके खिलाफ पब्लिक खफा है, उसको देखना पड़ेगा। 100 दिन का रुपया बंद कर दूंगा, आवास का रुपया बंद कर दूंगा, बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी है, ये सब पब्लिक खफा हो गया है। लेकिन उसका साथ जो हुआ हम लोग सपोर्ट नहीं करता, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। ममता जी खगेन बाबू को देखने चला गया और ममता जी भी वो कंडेम किया, तो उसके बाद भी अगरतला में हमारा स्टेट ऑफिस को पूरा रैंसक कर दिया भाजपा वालों। पुलिस वहां पर खड़ा था, देख रहा था, कोई बाधा नहीं दिया। तो इसीलिए हमारा पार्टी ऑनरेबल ममता बनर्जी, ऑनरेबल अभिषेक बनर्जी, वो लोग डिसाइड किया एक टीम भेजने के लिए। तो हम लोग वहां पर पार्टी ऑफिस और हमारा जो को वर्कर्स है, लीडर्स है, उसके साथ रहने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।